इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। उसकी शक्ल देखते हुए ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ध्रुव के सामने अग्निपथ था, जो 5 रास्तों में बटा हुआ था। हर रास्ते पर किसी न किसी दल के मेंबर की परछाई दिखाई पड़ रही थी। तभी ध्रुव ने इरा को देखते हुए कहा, अग्निपथ, तीसरा रास्ता। लेकिन इस रास्ते पर क्या था, इसकी खबर ना ही ध्रुव को थी और ना ही इरा को। फिर जैसे ही दोनों ने तीसरे रास्ते पर चलना शुरू किया तो कुछ दूर चलकर उन्हें दिखा कि रास्ते के दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे। ये दरवाजे गहरे लाल रंग के थे और सारे दरवाजे खुले हुए थे। उन दरवाजों में एक और समानता थी कि दोनों पर लाल रंग के पर्दे भी चढ़े हुए थे। वो पर्दे शौर्य दल की युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी टेस्ट थे। अगर कोई सच में तकनीक को हासिल करना चाहता था तो उसे इस टेस्ट से गुजरकर सही दरवाजा चुनना होता था। शौर्य दल के कुछ लोग पहले ही इन दरवाजों के सामने आकर खड़े हो गए थे और दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन हर किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी और जिन्हें एंट्री मिल रही थी उनके लिए बाहर खड़े लोग खुश हो रहे थे, जिसे सुनकर एंट्री ना मिलने वाले मन ही मन जलने लगे। ध्रुव और इरा उस रास्ते पर चलते रहे और अपने दल के लोगों का गम और उनकी खुशी दोनों को महसूस करते चले। फिर चलते चलते ध्रुव एक मोड़ के पास आ गया था जहां उसे दरवाजे का नंबर दिखा, नंबर 37। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजिल अब दूर नहीं। इतना कहते ही उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ाई और सीधा जाकर एक दरवाजे के सामने आकर रुका जिस पर लिखा हुआ था नंबर 43। ध्रुव ने उस दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है वो दरवाजा। उस रास्ते पर करीब 10 और लोग भी मौजूद थे और सभी ये देखकर हैरान हो गए थे कि ध्रुव सीधे 43 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुका। इस दरवाजे का पर्दा बाकी दरवाजों से कुछ ज्यादा ही मोटा था, जिसकी वजह से अंदर से आती रोशनी ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। ध्रुव के पहले भी कुछ लोग इस दरवाजे के सामने आए थे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आखिर में वो नाकाम रहे क्योंकि वो लोग चाहकर भी पर्दे को पार नहीं कर पाए। इस वक्त हर किसी की नजर ध्रुव पर थी, लेकिन ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस पर्दे पर रखा। वहीं ध्रुव के बगल में खड़ी इरा ये जानती थी कि ध्रुव अरेंद्र के बताए रास्ते पर ही चल रहा था, इसलिए मजाक करते हुए उसने कहा, ध्रुव, ये गलत बात है। अरेंद्र अंकल ने अपने बेटे का फायदा करवाया, लेकिन बाकियों का नहीं। देखो, सबको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन ध्रुव इस वक्त मजाक के मूड में नहीं था। उसे डर था कि अगर गलती से भी किसी ने इरा की बात सुन ली तो उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए ध्रुव ने फुसफुसाते हुए इरा से कहा, इरा, न तुमने कुछ सुना या देखा और ना ही मैंने, समझी? लेकिन इरा तो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो उस अंधेरी जगह पर ध्रुव के साथ अकेली थी, जिससे वो बहुत खुश थी। उसे इतना खुश देखकर थोड़ी दूरी पर खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इतनी मुश्किल घड़ी में भी ये लड़की हंस कैसे सकती है? तभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ध्रुव दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपने दोनों पैर थोड़े फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। तभी उसके शरीर के आसपास शक्ति मंडराने लगी। वहीं इरा चुपचाप दीवार से सटकर खड़ी थी। उसकी आंखें ध्रुव पर गड़ी हुई थी, जो अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। उसे देखकर इरा की आंखों में एक सुनहरी चमक सी आ गई। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में गोल घूमने के बाद उसने उस पर्दे को देखकर उस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव का हाथ पड़ते ही उस मोटे पर्दे पर दरारें पड़ने लगीं, जिसे सब देख रहे थे। और जैसे ही वो दरारें पूरे पर्दे तक फैल गईं, वो पर्दा कांच की तरह टूट कर बिखर गया। वहां मौजूद लोगों ने पर्दे टूटते हुए देखे और वो हैरान हो गए। फिर ध्रुव ने एक राहत की सांस लेते हुए अपने हाथ को झटका, जिससे हड्डी चटकने की आवाज आई। वहीं उसके बगल में खड़ी इरा टूटे पर्दे को देखकर खुशी से ताली बजाने लगी। उसने उत्साह में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन देखना यह है कि इस दरवाजे के पीछे छुपी खास तकनीक कैसी होगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, हाँ, ऑक्टेन ब्लास्ट ठीक ठाक तकनीक है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग परेशान हो गए। सभी के लिए ऑक्टेन ब्लास्ट एक बहुत लाजवाब तकनीक थी, लेकिन ध्रुव के लिए तो यह सिर्फ एक ठीक ठाक तकनीक थी।
लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने इरा से कहा, चलो इरा, अंदर चलकर वो खास तकनीक देखते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में ज्यादा अंधेरा नहीं था, लेकिन आगे बढ़कर दोनों ने देखा कि उस बड़े से कमरे के एक छोटे से हिस्से में रोशनी थोड़ी कम थी और वहीं एक पत्थर पर एक गहरे लाल रंग का कागज रखा हुआ था। उस कागज को कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। ध्रुव ने आगे आते हुए चमकती आंखों के साथ उस बॉक्स को उठाकर अलग किया और फिर कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। कागज की पहली लाइन पढ़ते ही ध्रुव के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने उसी उदास चेहरे के साथ इरा से कहा, क्लास 1 हाई लेवल तकनीक, फ्यूरियस फ्लेम। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर तकनीक मेरे हाथ आएगी। ये सुनकर इरा ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन ये तकनीक बहुत ताकतवर है और तो और ये शौर्य दल की सबसे अच्छी तकनीक है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अंकल ने तुम्हारे लिए इस तकनीक को चुना। ये सुनकर ध्रुव की उदासी गायब हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसके बाबा ने उसे दल की सबसे शक्तिशाली तकनीक के काबिल समझा था और उस बात पर उसे गर्व हो रहा था। लेकिन तभी इरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए ध्रुव के हाथ से वो लाल कागज छीन लिया। इरा की इस हरकत पर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, इरा, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर इरा ने चेहरे पर हल्की सी परेशानी के साथ कहा, ध्रुव, मैं जानती हूं कि ये तुम्हारी शुरुआत के लिए अच्छा है और आगे जाकर तुम और ताकतवर तकनीकें सीखोगे, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली खास तकनीक शक्तिशाली होनी चाहिए। और सच तो यह है कि क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक थोड़ी कमजोर तकनीक है। ध्रुव ने इरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो जानता था इरा उसके भले के लिए ही ये कह रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर इरा ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में अचानक एक और लाल कागज आ गया। इरा ने जादू से लाए गए लाल कागज को देखा और ध्रुव से कहा, इसमें है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, फ्लेम मैनिपुलेशन। मैं जानती हूं तुम अपने बाबा की चुनी तकनीक सीखना चाहते हो, लेकिन तुम एक आम लड़के नहीं हो ध्रुव। तुम्हारी काबिलियत सभी से ज्यादा है। तुम्हारे भविष्य के लिए यही सही रहेगा। अगर तुम आज क्लास 1 की तकनीक छोड़कर क्लास 2 की तकनीक अपना लो। इरा की बात में दम था और ध्रुव इस बारे में सोचने लगा। उसने देखा इरा के एक हाथ में क्लास 2 की ताकतवर तकनीक थी और दूसरे हाथ में पिता द्वारा चुनी गई क्लास 1 की तकनीक। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने मुस्कुराते हुए इरा के हाथ से क्लास 1 की तकनीक वाला कागज ले लिया। ये देखकर इरा थोड़ी नाराज हुई। उसने ध्रुव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ध्रुव। तभी ध्रुव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो इरा, और मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्लास 1 की तकनीक से काम चला लूंगा। और रही बात ताकतवर तकनीक की, तो वो मैं खुद के बल पर हासिल करके रहूंगा। ध्रुव की बात सुनकर इरा समझ गई थी कि उसे समझाना पत्थर पर सर पीटने जैसा था, इसलिए उसने अपनी नजर घुमाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे भरोसा है कि तुम ताकतवर तकनीक हासिल कर लोगे, लेकिन कितनी जल्दी यही नहीं पता। उसके बाद ध्रुव और इरा उस कमरे से बाहर आ गए थे। ध्रुव मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में वो लाल कागज देखकर बाहर खड़े लोग उससे एक बार फिर जलने लगे थे। वो लोग समझ गए थे कि ध्रुव को कोई अच्छी तकनीक ही मिली होगी, जो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी। लोगों को नजरअंदाज करके ध्रुव और इरा वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। दोनों जानते थे कि उनके पास अभी काफी वक्त बाकी था, इसलिए वो आराम से चल रहे थे, क्योंकि शक्ति भवन आमतौर पर लोगों के लिए बंद ही रहता था, इसलिए वो अच्छी तरह से शक्ति भवन को देखना चाहते थे। जैसे ही दोनों आग के रास्ते से बाहर निकलने ही वाले थे, इरा पलटकर सबसे पास वाले कमरे में गई और वहां से एक क्लास 2 की लो लेवल तकनीक उठाकर ले आई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर कोई गलती से भी ये देख ले कि वो जादू से खास तकनीक अपने पास ला सकती थी। उस कागज को देखते हुए ध्रुव मुस्कुराया और फिर दोनों बाहर की ओर चल दिए। साल में सिर्फ एक ही दिन था जब शक्ति भवन में इतनी हलचल रहती थी, और वो दिन आज का दिन था। हर गलियारे में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। जब भी लोगों को पर्दा टूटने की आवाज आती, बाहर खड़े लोगों का शोर और बढ़ जाता। इस माहौल को देखते हुए ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी उसे याद आया कि शायद उनके जाने का वक्त हो गया था, इसलिए उसने इरा से कहा, हमें अब चलना चाहिए, कहीं बाबा खामखा परेशान ना हो जाए। उसकी बात सुनकर इरा ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जहां से उन्हें हॉल जाना था। वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे ही थे
कि ध्रुव को अचानक लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद काव्या थी। काव्या थोड़ी परेशानी में दिख रही थी क्योंकि वो पर्दा तोड़ने में नाकाम रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज के दिन का इंतजार बहुत पहले से था, लेकिन आज वो खास तकनीक पाने में सफल नहीं हो पा रही थी और इस बात का गम उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वहीं काव्या के पास खड़े कुछ लड़के उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काव्या उन लड़कों को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। नाकाम कोशिशों के बाद उसका मूड खराब हो गया था और वो अब कैसे भी करके उस पर्दे को तोड़ना चाह रही थी। वो किसी और दरवाजे पर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले ही दरवाजे का नंबर बता दिया था। वो जानती थी कि इस दरवाजे के पीछे एक ताकतवर तकनीक छिपी थी और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाह रही थी। सच तो ये था कि उसके पिता ने पैसे देकर पता लगवा लिया था कि इस दरवाजे के पीछे वायु मूल शक्ति की हाई लेवल तकनीक थी। काव्या के पिता ये भी जानते थे कि अगर काव्या ये तकनीक हासिल कर लेती है तो शक्तियों की इस दौड़ में वो बाकी सभी को पीछे छोड़ देगी। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। काव्या के पिता ने उसे सही दरवाजा तो बता दिया था, लेकिन एक बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इस दरवाजे का पर्दा सारे पर्दों में सबसे मोटा था, जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी कि पिछले 1.5 घंटे से कोशिश कर रही काव्या उस पर्दे पर अब तक एक दरार भी नहीं ला पाई। फिर उसे तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। काव्या किसी और की मदद भी नहीं ले पाई क्योंकि वो पर्दा इस तरह से बनाया गया था कि अगर 2 लोग भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। काव्या के चेहरे पर परेशानी थी। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाह रही थी। उसे जैसे ही लगा कि पिता के इतनी मदद करने के बाद भी वो तकनीक हासिल नहीं कर पा रही थी, तब उसके आंसू बहने लगे। बहते आंसुओं के साथ उसने अपने आसपास नजर घुमाई कि तभी उसे ध्रुव दिखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। ध्रुव को देखकर काव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ध्रुव में अपनी आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास जाने लगी। वहीं काव्या के पास मौजूद बाकी लड़कों ने देखा कि इतनी देर से परेशान दिख रही काव्या आखिर क्या देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही लोगों ने अपनी नजरें घुमाई, वो समझ गए थे कि काव्या की मुस्कुराहट ध्रुव के लिए थी, जिससे एक बार फिर वो लोग ध्रुव को देखकर गुस्से से लाल हो गए। काव्या को अपनी तरफ आते देख ध्रुव वहां से पलट कर जाने लगा। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ध्रुव समझदार हो चुका था। वो समझने लगा था कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। ध्रुव को जाते हुए देख काव्या चलते चलते हैरानी में रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने ध्रुव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब जो ध्रुव वहां से चला गया था, काव्या ने गुस्से से पलटकर वापस दरवाजे के पास जाना सही समझा। वो ध्रुव से गुस्सा नहीं थी बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले 3 सालों से जब ध्रुव को भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो भी ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाया करती थी और अब उस गलती का खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा कि मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं, छी। उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।